नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लीगल हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसले पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बौद्धिक संपदा का अधिकार या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और उससे जुड़े हुए कानून की जानकारी देंगे। साथ ही इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। मनुष्य अपनी बुद्धि से कई तरह के आविष्कार और नई रचनाओं को जन्म देता है। उन विशेष आविष्कारों पर उसका पूरा अधिकार भी है, लेकिन उसके इस अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय भी रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की बहस शुरू होती है। यदि हम मौलिक रूप से कोई रचना करते हैं और इस रचना का किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गैर कानूनी तरीके से अपने लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ये रचनाकार के अधिकारों का स्पष्ट हनन है। इसके संरक्षण के लिए कानून भी है। बौद्धिक संपदा का अधिकार एक ऐसा कानून है जो निर्माता को उसके बनाए गए उत्पाद का मालिकाना हक देता है। ये अधिकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। साहित्य, संगीत, कला, नई खोज या फिर आविष्कार, नए मुहावरे, विशेष चिन्ह या किसी नए डिजाइन सभी क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। इन अधिकारों को सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है और ये अधिकार निर्माता को उसके उत्पाद के मालिकाना अधिकार के साथ दूसरों को अपने फायदे के लिए उसका उपयोग करने से भी रोकता है। कॉपीराइट मौलिक साहित्य को सुरक्षित रखने का अधिकार देता है। ट्रेडमार्क से किसी उत्पाद को सुरक्षित किया जा सकता है। पेटेंट आपके निजी व्यापार और कारोबार को सुरक्षा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए डीवीडी पेटेंट, सॉफ्टवेयर, विंडोज या कॉपीराइट या फिर BMW का लोक ट्रेडमार्क से सुरक्षित है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए हैं। इनकी निगरानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है। वैज्ञानिक ज्ञान के तेजी से होते हुए विकास की वजह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सुरक्षा के नए रूपों की मांग बढ़ी है, जिसके बाद इस क्षेत्र में कई नए कानून सामने आए। इनमें ट्रेडमार्क लॉ, कॉपीराइट कानून, पेटेंट लॉ, इंडस्ट्रियल डिजाइन लॉ और साथ ही इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लॉ या फिर साइबर लॉ शामिल हैं। साथ में लेखन जैसी कलाओं जैसे कि फिल्म, स्क्रिप्ट, कविता, पुस्तक भी अगर आपने लिखी है तो इसकी सुरक्षा भी आपको इस कानून के तहत मिलती है, जो कि ये जो अभी तक हमने आपको बताया ये बुनियादी जानकारी है। आज बौद्धिक संपदा और उससे जुड़े कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारी आज के कानूनी विशेषज्ञ। आपको बता दें कि वो आपको बाकायदा जानकारी देंगे कि किस तरीके से पेटेंट अटॉर्नी आरपी यहाँ पे आरती जी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपका बौद्धिक संपदा से जुड़ा कोई भी अगर आपका सवाल है तो उस बाबत आप बाकायदा जवाब दे सकते हैं। आरपी यादव जी हमारे साथ हैं और साथ ही वो आपको बताएंगे कि बौद्धिक संपदा से संबंधित किस तरीके से सुरक्षा हो सकती है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और इससे पहले कि हम आपसे सवाल शुरू करें, आपको बता दें कि बौद्धिक संपदा से जुड़ा हुआ अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप सीधे सीधे फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7065013841 8377009636। दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी अगर आपको कोई भी कानूनी जानकारी चाहिए तो आप सीधे सीधे उसे फोन करके प्राप्त कर सकते हैं। हमारे खास मेहमान इस बाबत आपको जानकारी देंगे कि आखिर किस तरीके से बौद्धिक संपदा की सुरक्षा हो सकती है। हमारे आज के जानकार हैं, आपको बता दें कि पेटेंट अटॉर्नी आरपी यादव, और बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। और इस बाबत अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो 7065013841 8377009636 दोनों में से किसी भी एक नंबर को डायल कीजिए और साथ ही बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़ी हुई आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और जो बौद्धिक संपदा, हम लोग बाकी अगर देखा जाए तो संपत्ति समझ में आती है, अचल और या फिर अगर देखा जाए किसी भी तरीके की संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो, सब समझ में आता है। लेकिन जब बौद्धिक संपदा की बात आती है तो लोगों में थोड़ा सा असमंजस हो जाता है कि आखिर ये किस तरह की संपदा है। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इसको परिभाषित कीजिए कि ये बौद्धिक संपदा की आखिर कानूनी परिभाषा क्या है। जी, बौद्धिक संपदा को अंग्रेजी में जैसे आपने बताया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर मैं 3 वर्ड्स में कहूँ तो क्रिएशन ऑफ माइंड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मतलब जो आपकी दिमाग की उपज है, जो आपके दिमाग ने नई कोई चीज बनाई,
उसी को बौद्धिक संपदा कहते हैं। अब बौद्धिक संपदा के कई तरह के प्रकार होते हैं, वो हम आगे के सवाल के जवाब में जवाब देंगे। यही इनफैक्ट यही इसकी लीगल टर्म में इसकी परिभाषा है। बिल्कुल, यानी कि जो भी आपके दिमाग की रचनात्मकता होती है वही बौद्धिक संपदा कहलाती है। आपने प्रकार का भी जिक्र किया कि कई प्रकार की होती है, तो एक बार इसके जो प्रकार हैं वो भी बताइए कि कितने तरह की होती है ये। जी, तो बौद्धिक संपदा जो अगर बेसिकली देखें तो 4, 5, 6 तरह की होती है, और सबसे ज्यादा जो भारत में प्रचलित है वो है पेटेंट, जिसको एकस्व अधिकार बोला जाता है। पेटेंट जो है वो जब आप नई टेक्नोलॉजी इजाद कर लेते हैं, कोई टेक्नोलॉजी आपने बिल्कुल नई बना ली जो अभी तक कहीं जानी हुई नहीं है, कहीं किसी पब्लिकेशन में मौजूद नहीं है, तो वो टेक्नोलॉजी, चाहे वो प्रोसेस हो चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, वो टेक्नोलॉजी पेटेंट होती है, उसको एकस्व अधिकार बोला जाता है। दूसरा वाला होता है डिजाइन, मतलब जो हम बाहर से चीजें जिस तरह से दिखती हैं वो उसकी डिजाइन कहलाई जाती है। तो आउटर जो आर्टिस्टिक काम है किसी जिसकी अपीयरेंस है किसी चीज की, बाहर से जो जैसी अपीयर होती है उसको डिजाइन कहते हैं, और वो डिजाइन एक्ट के तहत उसका जो है कानूनी संरक्षण मिलता है। उसके बाद होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जिस नाम से जो चीज बिकती है, अब मैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर लूं कि बजाज, तो बजाज ट्रेडमार्क है। अब बजाज के बल्ब भी हो सकता है, बजाज का मोटर बाइक भी हो सकती है, बजाज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो बजाज ट्रेडमार्क हो गया। इसी तरह से टाटा ट्रेडमार्क हो गया। सोनी के नाम से बहुत सारी चीजें बिकती हैं, सोनी ट्रेडमार्क हो गया। तो तीसरी जो रही वो ट्रेडमार्क रही। और ट्रेडमार्क की खास बात यह है कि ट्रेडमार्क से आप ये पता कर लेते हैं कि इस प्रोडक्ट का बनाने वाला कौन। तो ट्रेडमार्क जो है वो बनाने वाले को, मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई करता है। आपको फौरन पता लग जाता है ट्रेडमार्क के नाम से ही ये प्रोडक्ट तो फला कंपनी ने बनाया। चौथा, जैसा आपने कहा कि कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब है लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। हमने क्या लिखा, क्या आर्टिस्टिक वर्क बनाया, उसको हम जो है वो कॉपीराइट के तहत उसका संरक्षण, कानूनी संरक्षण लेते हैं। कॉपीराइट का अगर लिटरल मीनिंग देखें, डेफिनेशन देखें, तो अगर फिर से मैं कहूं थोड़े से शब्दों में, तो राइट टू कॉपी। कॉपीराइट का मतलब ये होता है सिर्फ कि राइट टू कॉपी, मुझे ही जिस ऑथर ने वर्क को क्रिएट किया सिर्फ उसी को अधिकार है उसे कॉपी करने का, किसी और को नहीं। तो राइट टू कॉपी जो है वो कॉपीराइट के तहत आता है, और उसी के तहत हम जो है उसका संरक्षण लेते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा 5वीं तरह का जो है वो आईसीज होती हैं, जिनको इंटीग्रेटेड चिप्स बोला जाता है। तो आईसीज को अगर आप देखें तो आईसीज के एक तरफ तो बहुत सारे उसके कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे कि एंड गेट, नैंड गेट, ट्रांजिस्टर, ये सब एक तरफ लगे होते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो उसका एक सर्किट डायग्राम होता है, मतलब जो कनेक्शन एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से जोड़ता है उसको सर्किट बोला जाता है, सर्किट डायग्राम बोला जाता है। उसका भी प्रोटेक्शन मिलता है, और उस एक्ट को कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड लेआउट एंड डिजाइन। तो वो एक एक्ट अलग होता है। उसके बाद जैसा हम सब जानते हैं कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है, तो जब WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, जब ट्रिप्स आया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आया, तो उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको अपोज किया कि हमारा तो देश ही कृषि प्रधान देश है, तो हमको ये अधिकार दिया जाए कि जो पौधे से रिलेटेड, प्लांट वैरायटी से रिलेटेड जो अधिकार है उसके लिए हम अपना लॉ बनाएं। ठीक है आरपी यादव जी, इससे पहले कि आप अपना जवाब पूरा करें, यहाँ पे औरंगाबाद से हमारे एक दर्शक है अलका, वो जुड़ गए हैं। पहले एक बार उनका भी सवाल सुन लेते हैं, फिर इस जवाब को आगे बढ़ाते हैं। अलका जी पूछिए अपना सवाल। हेलो, आवाज येत नाही सर। जी आवाज आ रही है आपकी, सवाल पूछिए। तुमचा आवाज मला येत नाही सर। जी आप एक बार अपना सवाल पूछिए अलका। चलिए लगता है उनसे संपर्क टूट गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी आरपी यादव जी जवाब पूरा कीजिए। आप यहाँ पे कृषि से संबंधित जो पौधे होते हैं उसको लेकर बात कर रहे थे। जी, तो जो प्लांट वैरायटीज होती हैं, जो पौधे की प्रजातियां हैं,
वो भी हमारे देश में हमारे किसान पैदा करते हैं जी। डिफरेंट तरह की प्रजातियां बनाते हैं। तो उसके लिए प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन एक्ट जी, फार्मर्स राइट एंड प्लांट वैरायटीज प्रोटेक्शन एक्ट को लाया गया और 2000 में वो एक्ट आया और उसके तहत हम प्लांट वैरायटीज को भी प्रोटेक्शन करते हैं। एक बहुत अहम एक्ट बना और वो भी अभी 2000 के बाद ही बना, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। जी। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी में, पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जो चीजें या तो नेचुरली अपने आप से पैदा होती हैं या मैन मेड, मतलब वहां के रहने वाले उसे बनाते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड जो प्रोडक्ट हो जाते हैं उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट के तहत हम प्रोटेक्शन लेते हैं, मतलब कानूनी संरक्षण उनको मिलता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो आपने सुना होगा दार्जिलिंग टी। हाँ। दार्जिलिंग टी को जीआई मिला हुआ है। जैसे गुआवा मतलब इलाहाबाद का अमरूद, उसको जीआई मिला हुआ है क्योंकि जो अमरूद वहां पैदा हो रहा है वो बिल्कुल अपने तरीके का है। अब मैं मैन मेड के अगर एग्जाम्पल लूं तो आपने सुना होगा कांजीवरम साड़ी जी। अब जो कांजीवरम साड़ी है वो कांजीवरम जो एरिया है उसके आसपास के लोग ही बना पाते हैं। तो अभी जो एक्ट आया वो 2001 में आया, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट बोला जाता है, उसके तहत हम इस तरह की चीजें भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कौन सी चीज बनती है, तो उसको ज्योग्राफिकल एक्ट के तहत कहते हैं। ये 5-6-7 तरह के इसके प्रकार होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी थी और ये बहुत ज़रूरी भी है ये जानना कि किस तरीके के बाकायदा ये हैं जो कि बौद्धिक संपदा से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर जो बौद्धिक संपदा है और जिस तरीके से बाकायदा कानून है, इसको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि अगर देखा जाए तो इसमें कानून क्राइम या फिर उससे संबंधित है। बौद्धिक संपदा में अगर कानून लाने की जरूरत पड़ रही है तो आखिर इसके पीछे कारण क्या रहा, इसका आधार क्या रहा? मैं बताता हूँ। देखिए, होता ये है कि जो बौद्धिक संपदा है ना, वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, ये दिखती नहीं है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे आपकी कार दिख रही है, आपका घर दिख रहा है, आपकी खेत जमीन दिख रही है, वो इस तरह से दिखती नहीं है। ये तो एक ऐसी चीज है जो सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप। अब मैं अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊं तो आपने देखा होगा कि पहले राजा महाराजा शिकार करने जाया करते थे और शिकार करते वक्त उनके साथ खानसामा जाया करता था। और वो खानसामा जो था या कुक जिसको कहें, वो उनके लिए स्पेशल डिश बनाया करता था। और जो स्पेशल डिश राजा को पसंद आई, वो ये अधिकार उस खानसामा को देता था कि साहब इस तरह की डिश तो सिर्फ वही खानसामा बनाएगा, कोई और नहीं बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस खानसामा को एक तरह का रिकॉग्निशन मिला। वो भी गर्व महसूस करता था कि राजा के लिए बड़ा डिश अगर बनेगी तो वह मैं ही बनाऊंगा, कोई और नहीं बना सकता। तो बात ये आई कुल मिला के कि अगर कोई नया काम कर रहा है तो उसको एक तरह का रिवार्ड, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। वहां से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की पैदाइश शुरू हुई। बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब आज से नहीं, पुराने जमाने से चला आ रहा है। सिर्फ रिकॉग्निशन करने का तरीका उस वक्त कुछ और था, अब रिकॉग्निशन करने का तरीका कुछ और, सिर्फ इतना ही फर्क पड़ा। तो अब हमारे साइंटिस्ट लोगों को जो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, जो नए प्रोसेस डेवलप करते हैं नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनको भी तो किसी तरह का रिवार्ड चाहिए था जी। तब ये शुरुआत हुई इंग्लैंड में, क्योंकि हमारा जो बौद्धिक संपदा अधिकार का जितने भी एक्ट हैं वो सब हमने इंग्लैंड से बोरो किए हुए हैं। और इंग्लैंड तो बहुत फॉरवर्ड कंट्री है, आपने देखा हो, वो तो हमें भी उन्होंने रूल किया बहुत सारे दिन। तो उनके यहाँ ये चीजें पहले आ गई, हमारे यहाँ ये चीजें बाद में आई। और आई सिर्फ इसलिए कि जो आदमी नया काम कर रहा है, या तो वो नया प्रोडक्ट बना रहा है या तो वो नया प्रोसेस बना रहा है, तो उसको हम किस तरह से रिवार्ड दें, किस तरह से हम उनको रिकॉग्नाइज करें। तो लीगल रूप से, कानूनी तरीके से ये रिवार्ड देने के लिए हमारे यहाँ कानून बनाए गए। बिल्कुल, इस तरीके से एक कानून बनाए गए हैं। तो बौद्धिक संपदा को लेकर अभी बात हो रही है और इस बाबत हमारे खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरीके से बौद्धिक संपदा को लेकर कहा भी जाता है कि देखिए, पुस्तक हो गई, स्क्रिप्ट हो गई, और उसको चोरी करना भी अपने आप में एक अपराध माना जाता है। पेटेंट अटॉर्नी साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, बाकायदा आरपी यादव जी। आरपी यादव जी, अगर किसी की बौद्धिक संपत्ति, चाहे वो पुस्तक हो, स्क्रिप्ट हो, अगर वो चोरी कोई करता है तो फिर क्या किया जाए, कैसे शिकायत लिखाई जा सकती है? जी,
बौद्धिक संपदा में और स्पेसिफिकली कॉपीराइट में हमारे देश में दोनों तरह के मतलब ये है कि संरक्षण मौजूद है। मतलब दो तरह से हम अपने राइट को यूज कर सकते हैं। एक तो सिविल रेमेडीज अवेलेबल हैं और दूसरा क्रिमिनल रेमेडीज भी हमारे देश में अवेलेबल हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए। अगर पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट की बात आती है तो वहां पर सिर्फ सिविल रेमेडीज अवेलेबल है, सिविल अधिकार हमारे पास हैं, लेकिन क्रिमिनल राइट हमारे पास नहीं है। लेकिन कॉपीराइट के मैटर में हमारे पास दोनों राइट अवेलेबल होते हैं और सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट से, मतलब सेक्शन 55 जो कॉपीराइट एक्ट का है वो ये कहता है कि अगर कोई आदमी अनऑथराइज्डली, अनाधिकृत रूप से अगर किसी के कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है तो सेक्शन 55 कॉपीराइट एक्ट के तहत वो सिविल सूट फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में। वो डिपेंड करता है कि कितने रुपए का मामला है। तो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन जो होता है वो मॉनेटरी उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने जो है उससे कितनी हम पिक्यूनरी जुरिडिक्शन रख रहे हैं। 20 लाख का है या 20 लाख से ऊपर है, तो 20 लाख तक का है तो हम जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाते हैं। अगर 20 लाख से ऊपर है तो हम जो है हाई कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये राइट हमें सेक्शन 55 कॉपीराइट एक्ट देता है। इसी तरह से सेक्शन 63 कॉपीराइट एक्ट का हमें वो राइट भी देता है कि अगर हमारे कोई कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करता है तो हम बाकायदा FIR लिखाएं, कंसर्न पुलिस थाने में जाएं, FIR कराएं कि साहब इस तरह से ये हमारा कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहे हैं, और पुलिस वाले फिर वहां जाएंगे, रेड डालेंगे और जो भी इन्फ्रिंजिंग मटेरियल है उसको जब्त कर लेंगे। और उसमें आप देखेंगी कि बाकी काफी जो है मतलब ये कि पेनल्टीज हैं। अब आप वो पेनल्टी अगर देखती हैं तो वो दो तरह की पेनल्टी है। एक तो पेनल्टी है कि आपकी जेल हो सकती है, सेक्शन 63 कॉपीराइट एक्ट के तहत आपकी जेल भी हो सकती है, जो 6 महीने से लगा के 36 महीने तक हो सकती है। और दूसरा इसमें आपको अगर जेल से बचना है तो आप फाइन भरें, और वो फाइन जो है वो 50,000 से लगा के 2 लाख रुपए तक का हो सकता है। और अगर जो इन्फ्रिंजमेंट एक्ट है जो आपने किया, गलतियां जो की कॉपीराइट को इन्फ्रिंज करने की, उस केस में अगर कोर्ट ये समझता है कि ये तो बहुत बहुत गलत हुआ है, तो वो दोनों तरह के फाइन और पेनल्टीज भी लगा सकता है। मतलब ये भी हो सकता है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंज करने वाले को सजा भी हो, जेल में भी जाए और जुर्माना भी भरना पड़े, फाइन भी भरना पड़े। तो ये दोनों भी हो सकता है। बिल्कुल। और ऐसे में अगर जैसा कि आपने भी फाइन का बात की थी और जुर्माने की बात की थी, तो क्या पुस्तक कहानी पर फिल्म बने तो क्या लेखक को रॉयल्टी भी मिलनी चाहिए? ऐसा भी कोई प्रावधान है? पक्का प्रावधान है। ये तो है ही कि मैं यहाँ एग्जाम्पल देके बताता हूँ आपको। आपने शायद 3 इडियट पिक्चर का नाम सुना ही होगा, देखी भी होगी। जी, चेतन भगत की वो चेतन भगत की जो नोवेल था 5 Point Someone जी, उस पर बनी और बाकायदा उनको लाखों रुपए का रॉयल्टी मिली। और उसमें एक चीज ये भी, जब एग्रीमेंट दोनों के बीच में हुआ तो उसमें ये भी दिखाया गया कि ये भी एक्नॉलेज किया जाएगा कि ये पिक्चर चेतन भगत के लिखे हुए नोवेल जो 5 Point Someone है उसके आधार पर बनी है। अब चोपड़ा जी ने ये पिक्चर बनाई और उसमें पहली स्लाइड पे या दूसरी स्लाइड पे ये उन्हें एक्नॉलेज करना था, ये पिक्चर जो है वो 5 Point Someone जो कि चेतन भगत जी ने लिखा हुआ है उस पर बनी है। और चेतन भगत जी की मम्मी पिक्चर देखने चली गई। जब वो पिक्चर देख रही हैं तो उन्होंने कहीं ये लाइन देखी ही नहीं कि ये पिक्चर जो है वो चेतन भगत के लिखे हुए नोवेल पे जो 5 Point Someone है उस पर बनी है। और उन्होंने आके घर में आके बताया उन्होंने कि बेटा तुम तो कह रहे थे कि उस पर बाकायदा ये लाइन लिखी आएगी, मैंने तो कहीं वो लाइन देखी नहीं। अब हुआ क्या कि वो लाइन तो उसमें थी, लेकिन वो इतनी पतली छोटी सी लिख दी गई कि वो कोई देखता था, कोई नहीं देख पा रहा था। और इसको लेके आपको पता होगा कि चेतन भगत ने मुकदमा सिविल सूट दायर किया।
उसके बाद चोपड़ा जी ने काउंटर सिविल सूट दायर किया और अल्टीमेटली उसमें समझौता हुआ। और समझौता यही हुआ कि साहब अब थोड़ा सा मोटे शब्दों में लिखेंगे। तो रॉयल्टी मिलने के साथ साथ ये जो चीजें हैं वो आप ये कहें कि एक तो आर्थिक रूप से जो फायदा मिला, आर्थिक रूप से फायदा मिलता है कॉपीराइट होल्डर को, और एक दूसरा कहें तो मॉरल रूप से कहें कि मॉरल सपोर्ट भी कॉपीराइट होल्डर को मिलता है। मतलब भले ही आपने उनको राइट दे दिया कि वो पिक्चर बनाएं, इवन आफ्टर असाइनमेंट अगर आप पूरे राइट भी किसी को ट्रांसफर कर दें अपनी किताब के बारे में या नोवेल के बारे में, उसके बावजूद भी आपके मॉरल राइट बने रहते हैं। मॉरल राइट इसमें बने रहते हैं, बिल्कुल बने रहते हैं। कोई ये नहीं कह सकता, कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि वो फला आदमी उसका ऑथर नहीं है। आप कोर्ट में जाके भी ये कह सकते हैं कि साहब मैं इसका ऑथर हूँ। आप उसके लिखे हुए नोवेल को डिफॉर्म नहीं कर सकते, डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते। जो उन्होंने लिखा था वर्ड बाय वर्ड आपको वही छापना पड़ेगा। हालांकि आपने पब्लिकेशन राइट ले लिए, लेकिन ये राइट वो नहीं देते कि आप जो है उसको डिस्टॉर्ट कर दो कहानी पे, या जो पर्पस था उसको डिस्टॉर्ट कर दें। ऐसा नहीं होता। तो दो तरह के राइट यूजुअली कॉपीराइट में मिलते हैं, जैसे कि वो मॉनेटरी राइट हो गया आर्थिक रूप, और एक मौलिक अधिकार। तो ये दोनों मिलते ही हैं और रॉयल्टी मिलती ही है। रॉयल्टी मिलती ही मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आरपी जी हमसे जुड़ने के लिए, और साथ ही बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी यहाँ पर बौद्धिक संपदा को लेकर, और इस सारी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहाँ पर आपको बताते हैं लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए पेन के साथ।